नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। आज मिड डे मुद्दा थोड़ा डिले है अपने नॉर्मल टाइम से। रविवार को जगन्नाथ यात्रा में जो भगदड़ हुई, थोड़ा उस पर निगाह रही हमारी, इसलिए डिले है। लेकिन अब उड़ीसा से बिहार का रुख करते हैं, क्योंकि उड़ीसा में तो गोदी मीडिया दिखा रहा है कि बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। एक्शन पता है आप? डीएम और कप्तान का तबादला हो गया। जगन्नाथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु छोड़ के अडानी से मीटिंग कर रहे थे मुख्यमंत्री पर्ची वाले, और डीएम और कप्तान का तबादला करके बता रहे हैं कि बहुत बड़ा एक्शन हो गया। खैर, वही बात हम कर रहे हैं, जो हम लोग डिजर्व कर रहे हैं वो पा रहे हैं। बिहार चलते हैं जरा। बिहार की राजनीति में एक तरफ कमर कस ली है चुनाव आयोग ने, मतलब वो बीजेपी का विंग, इलेक्शन करवाने वाला विंग, उसने कमर कस ली है कि कैसे भी जीतना ही जीतना है। दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन, जो महागठबंधन है, वो पूरी जोर आजमाइश कर रहा है कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, अब की नहीं तो फिर कभी नहीं। और करीब-करीब हालात वैसे ही नजर आ रहे हैं। इस सब के बीच जो बड़ा राजनैतिक डेवलपमेंट है, वो ये है कि ओवैसी के दूत राहुल और तेजस्वी, इन दोनों के साथ सीधे संपर्क में हैं और एक फॉर्मूला, एक डील पर पहुंचने की कवायद चल रही है। लेकिन जैसे ही ओवैसी का नाम लेते हैं, तमाम लोगों को लगता है कि बीजेपी का काम बन गया। आज हम यही एनालिसिस करेंगे कि क्या बीजेपी अपने ही खोदे हुए गड्ढे में गिर गई है, मोदी शाह अपने ही जाल में फंस गए हैं, और 11 साल से ओवैसी के पीछे खड़े होकर के जो खेल खेल रहे थे, वो खेल क्या खत्म हो गया है? तो भाऊ को जोड़ लीजिए फटाफट। भाऊ, स्वागत है आपका। ओवैसी, सबसे पहले ओवैसी का 2 लाइन में चरित्र चित्रण करना जरूरी होगा कि बी सीम, सी सीम, डी सीम, तमाम टीम के रूप में उनको देखा गया है। हमने भी बहुत बार एनालिसिस, लेकिन ओवैसी सबसे ज्यादा विपक्ष के लिए दिक्कत ये पैदा करते थे कि ओवैसी को अगर विपक्षी दल ने कंधे पे हाथ भी रख दिया, तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह की टीम और वो प्रोपेगेंडा ब्रिगेड, वो चीख-चीख कर हिंदू विरोधी करके वो एंटी पोलराइजेशन का मौका तलाशते। लेकिन पिछले 1.5 महीने के भीतर ओवैसी का जो मेकओवर हुआ है ना, और वो किया किसने है? इन्हीं लोगों ने, जिन्होंने 11 साल ओवैसी के पीछे खड़े होकर पोलराइजेशन में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद का जो पहलगाम में नरसंहार के रूप में दिखा हमें, उसके बाद इस देश में, मैं तो कह सकता हूं डंके की चोट पे, कि जितने ये छद्म राष्ट्रवादी दिख रहे हैं, उसमें तो ओवैसी सच्चा राष्ट्रवादी है। अगर आज कहना हो कि कभी ओवैसी की, भाई ओवैसी का आप लोग हमेशा आलोचना किए, सलूट कर दो, तो करेंगे। ये भाजपाइयों से तो 1 लाख क्या, वो 1 करोड़ गुना राष्ट्रभक्त। अब ओवैसी के पीछे खड़े होकर हिंदू मुसलमान करना भारी होगा। इसीलिए चल चला है कि ओवैसी अब महागठबंधन में शामिल होने की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं, और खुलेआम कह रहे हैं कि हमारा एक मकसद है, भाजपा को, नफरतियों को सत्ता से बेदखल करना। सीधा पहला सवाल भाऊ, ओवैसी को कैसे रोक पाएंगे? राहुल और तेजस्वी के साथ ओवैसी की एंट्री बिहार में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस सवाल के बाद मैं कुछ आंकड़े भी लाऊंगा आपके सामने, पहले लेकिन बिल्कुल। कैसे रोक पाएंगे? देखिए, ओएसी बहुत सालों से उत्तर भारत में मेहनत कर रहे हैं। हालांकि मैं बार-बार इस बात को हमेशा रेखांकित करते आया हूं कि दक्षिण का मुसलमान और उत्तर का मुसलमान, इनकी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। हम्म, दक्षिण के मुसलमान को नेता उत्तर भारत के लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इसके बारे में हमेशा डाउट रहता है। हम्म, लेकिन होता यह है कि मुस्लिमों की एक ही पार्टी बची हुई है, जो एआईएमआईएम है। हम्म, हम्म, तो उस ओवैसी का प्रॉब्लम ये है कि वो हैदराबाद, जो उनकी पकड़ जो है, वो हम्म, हैदराबाद जो पुराना निजाम है, उस क्षेत्र की पकड़ है। हम्म, तो महाराष्ट्र में वो दखल इसलिए रखते हैं
कि मराठवाड़ा जो है नांदेड़ से लेकर औरंगाबाद, उस्मानाबाद जो उसको धाराशिव कहते हैं अभी, और औरंगाबाद को अभी संभाजीनगर कहते हैं, छत्रपति संभाजीनगर, ये सारा इलाका निजाम में था। तो वहां का मुसलमान अपने आप को एसोसिएट करता है हैदराबाद से। तो ओएसी का वहां पकड़ है, ओएसी का सांसद रह चुका है संभाजीनगर से, ओएसी के कारपोरेटर से उस क्षेत्र में। लेकिन दक्षिण भारत में आने के बाद धीरे धीरे ओएसी ने अपनी पीठ बनाई है, ऐसी बात नहीं। देखिए, खासकर बिहार के चुनाव की बात करें तो बिहार के राजनीति की, तो सीमांचल क्षेत्र में ओएसी का एक प्रभाव है। पिछली बार उनके पास 5 सीटें थी, वो बात अलग है कि वो 5 जो लोग थे उसमें से 4 विधायक फिर आरजेडी में चले गए। सवाल विधायक जाने का नहीं, ओएसी के पास जो वहां पे उम्मीदवार भी है, ओएसी करते क्या है, जिस उम्मीदवार की थोड़ा वजूद है उसको टिकट देते हैं ताकि वो वोट काटता है। वो ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है, चुनाव हारे या जीते ओएसी के साथ ही रहेगा। ऐसा ब्लाइंड फॉलोअर, जो ब्लाइंड फॉलोअर उनको महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में मिलता है, वो ब्लाइंड फॉलोअर उनको बिहार में नहीं मिलता। लोग बोलते हैं कि एक राजनीतिक दल है, पैसा भी मिल रहा है, चुनाव चिन्ह भी मिल रहा है, तो चुनाव लड़ ले। ओएसी भी इस बात को जानते हैं। ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में यदि बीजेपी, पिछली बार लोकसभा में बीजेपी का हाशिया बहुत बुरा हुआ। इसके पहले वाले 2019 के चुनाव में जो विपक्ष का बुरा हाल हुआ वहां पर, उसके लिए प्रकाश आंबेडकर और ओएसी का साथ लड़ना बहुत जबरदस्त वोट कटाए हुए। बीजेपी के गले में विजयश्री उन्होंने, यदि ये 300 पार गए हैं तो महाराष्ट्र का योगदान है, और उसमें ओएसी और प्रकाश आंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। फिर आपस में टकराव हुआ, पता नहीं, कोई कहते हैं पैसे को लेके हुआ, कोई इधर से मिले थे उधर से हो गए, बहुत सारी चर्चा है, इसमें जाना नहीं चाहते। लेकिन ओएसी ये भी समझते हैं कि अब ओएसी दो, इसमें मैं अभी भी थोड़ा सा डाउट ही है मुझे ओएसी को लेकर। क्या ओएसी एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ है और वो युति के साथ जाना चाहते, मतलब या महागठबंधन के साथ जाना चाहते हैं? लेकिन डिमांड ऐसी रखो आप कि महागठबंधन वो एक्सेप्ट ना करे, और जब फिर महागठबंधन से आपकी बात टूट जाए, तब आपको ये कहने के लिए होता है, भाई मैं तो साथ भी दे रहा था, अब ये मेरा साथ नहीं ले रहे थे, इसलिए आप मुझे बीजेपी की बी टीम नहीं कह सकते। अभी निगोशिएशन चल रहा है, निगोशिएशन में ये क्या डिमांड रखता है उस पे है। भाई आपकी 5 सीटें थी, आप 5 सीटें रिपीट कर सकते हो। आपका जहां नंबर 2 पे पोजीशन पे आदमी था, वहां पे आप कुछ व्यवस्था कर सकते हो। कई जगह है, बीजेपी के खिलाफ आप कैसे उतर सकते हो। एक ये एंगल हो सकता है। दूसरा एंगल ये भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में, मतलब पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय मुसलमान मतदाताओं ने कांग्रेस के साथ जाना तय कर दिया, हारे या जीते। इसलिए मुसलमानों का वोट बटा नहीं बहुत जगह पर, और यही कारण है कि अखिलेश को भी बात समझ में आ गई। तो अखिलेश के जो मुस्लिम नेता थे, उन्होंने भी समझा दिया कि हमें कांग्रेस के साथ गठबंधन करना जरूरी है ताकि वोट इंटैक्ट रहे। वही यदि सोच बिहार के मुसलमान का होगा, तो फिर ओवैसी को ये पता है कि पिछली बार 5 आए थे, इस बार 5 ऐसे लोग भी नहीं मिलेंगे जिनकी जमानत बच जाए, सारों की सारों जमानत जब्त हो जाए। ऐसे में उत्तर भारत के मुसलमानों को अपने साथ रखने के लिए क्या वो भी सोच रहे कांग्रेस के साथ जाना जरूरी? दूसरी बात, जब आपने ओवैसी को उन 51 सांसदों में विदेश भेजा भारत की स्थिति रखने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ, और पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए, तो उसमें ओवैसी थी। तब तो आपने नहीं कहा कि ये मुसलमान आदमी पाकिस्तान के खिलाफ कैसा भेजे। तो ओवैसी जब आपके साथ होते हैं तो सेक्युलर हो जाते हैं, और विपक्ष के साथ जाते ही गलत हो जाते हैं। ये जो बार बार ओवैसी को लेके हो जाता है कि ओवैसी जुड़ते से ये देखो मुसलमानों के साथ हो गए, मुसलमानों के साथ हो गए, हिंदू को गाली देते हैं। क्योंकि हैदराबाद की राजनीति में ओवैसी के छोटे भाई जो है वो थोड़े बड़बोले हैं।
जैसे वहां पे एक बीएचपी। ऐसा राजा सिंह नाम का एक ऐसा जहरीला व्यक्ति है कि हाँ उतना काउंटर करने के लिए अब तो कई बार लोग कहेंगे कि ये आदमी क्या है, लेकिन वैसे जहरीले टी राजा सिंह जैसे जहरीले आदमी काउंटर करने के लिए वैसे ही छोटा भाई चाहिए भी, मुझे मैं लगता है। वही वैसे ही मैं कह रहा हूँ, मैं बोलने ही वाला था आपको हाँ कि जो जहर वो उगलता है, हाँ ओवैसी का छोटा भाई, उससे हाँ कई गुना ज्यादा जहर इधर उगलते हैं। हाँ, टी राजा सिंह मतलब गालियां देता है। पहलगाम के हमले के बाद ये कहना कि मुसलमानों को, कश्मीर के मुस्लिम बच्चों को हॉस्टल से निकाल दो, हम्म इतना घिनौना काम नहीं। हम्म, ओवैसी मुसलमानों के लिए काम करते होंगे, लेकिन भारत के खिलाफ काम नहीं करते। हाँ मैं ओवैसी के बारे में इतना कहता हूं कि कुछ नेता है जिनको मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, उसमें ओवैसी है। व्यक्तिगत रूप से जानता हूं बहुत अच्छी तरह से। मैं मेरा मेरा दावा है कि भाजपा में 2% भी लोग नहीं होंगे जितने अभ्यास करने वाले ओवैसी हैं, हम्म हम्म, पढ़े लिखे ओवैसी हैं। इतना पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति, 2% हाँ, बहुत योग्य बोल व्यक्ति दिया, है। बहुत बोल 2% मैंने दिए। बहुत, मतलब मैंने बाकी भी कांग्रेस में भी वही बैंक्रप्सी आई है, हाँ कांग्रेस में भी पढ़े लिखों की, कुपढ़ों की जमात ज्यादा होगी, वही बीजेपी की स्लीपर सेल भरे हैं ना सारे। तो हाँ एक पढ़ा लिखा है। हम्म अब भाई सुब्रमण्यम स्वामी से ज्यादा और कोई पढ़ा लिखा तो हो नहीं सकता। हम्म हम्म सुब्रमण्यम स्वामी का और मैंने ओवैसी के दर्जन भर डिबेट देखे हैं, हम्म जिसमें 1-to-1 डिबेट अलग अलग हम्म चैनलों के कॉन्क्लेव में, हम्म, और वहां सुब्रमण्यम स्वामी चुप हो जाते हैं हाँ वो भारी जब पड़ता है। संविधान की धारा प्रवाह, संविधान कोट करने लगते हैं। बीजेपी के नेताओं की किताबें, संघ के लिखा नेताओं के लिखे हुए किताबें जब कोट करने लगते वो ऐसी, तो ये चुप हो जाते। वो ऐसी की दाढ़ी पे मत जाइए। हम्म वो ऐसी यदि दाढ़ी नहीं रखते और कॉलेज के जमाने से मुंबई चले जाते तो एक सुपरस्टार होते फिल्म के। हम्म इतने हैंडसम दिखने में हुआ करते थे वो पहले, जब यूके में पढ़ते थे। तो उसमें सारी क्वालिटी है, भाषा पे प्रभुत्व है, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, विदेश से पढ़ के आए हैं, वो जानते हैं चीजों को। कोई भी चीज बोलने के पहले पूर्ण रूप से अभ्यास करते हैं। और ओएसी को एक डर ये भी है, यदि आपने देखा होगा कि ओएसी ने भी एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, हम्म और उस पत्र में भी उन्होंने कहा कि ये जो वेरिफिकेशन ऑफ वोटर्स के नाम पे जो सर्वे चल रहा है, हम्म वो मतदाताओं को, ओरिजिनल मतदाताओं को मतदान से वंचित करने का एक प्रयास है। हम्म हम्म देखिए ये बिहार में चल रहा है, लेकिन ममता जी ने आवाज उठाई थी, हम्म क्योंकि ममता जी ने स्मेल कर लिया था, सूंघ लिया था कि ये बिहार से शुरुआत होगी, वो मेरे तरफ भी आएगी। हम्म वो ऐसी जानते हैं कि हैदराबाद भी पहुंचेगी, हम्म और ओएसी के हाथ से हैदराबाद लेने के लिए बीजेपी कितनी उतावली है ये हम्म, आपने देखा होगा कि एक नगर महानगर पालिका के चुनाव में हैदराबाद के हाँ पूरे योगी देश, योगी आदित्यनाथ से लेके आदित्यनाथ को। सारे हम्म देशों के चीफ मिनिस्टर, डबल इंजन वाले सारे झोंक दिए थे। हम्म उसमें केसीआर की सीटें कम हो गई, लेकिन ओएसी की एक भी सीट कम नहीं। नहीं कम हुई, हाँ। और आखिर ओएसी और केसीआर ने मिलकर ही बॉडी बनाई वहां पे, वो करारा तमाचा था। तो ओएसी जानता है यदि तेलंगाना में या आंध्रा में, दक्षिण में बीजेपी के लिए मुस्लिम मतदाताओं के ऊपर पेट रखने वाला कोई है तो वो ओएसी है। और ओएसी ये भी जानते हैं कि उनको मेरी जब तक जरूरत है तब तक जरूरत है, जिस दिन जरूरत नहीं होगी वो मुझे डंप कर देंगे। हम्म, उनका अहमद पटेल करने में टाइम नहीं लगेगा इनको। हाँ हम्म तो वो भी कॉशियस है, क्योंकि उनको भी एक लंबी राजनीति करनी है। तो कई एंगल से मैंने कहा ना कि इस पूरा विश्लेषण सही मायने में हम दोषी निर्दोष दोष बढ़ सकेंगे जब उनकी डिमांड क्या होती। डिमांड अब की। 288 में से 100 सीटें मांग ली, भाई 288 में से 100 सीटें मांग ली, मतलब दो 200 कितनी, 222 सीटें हैं, शायद 222 है, 245, दो 243 है। 200, मैं डिमांड 243। पे आ रहा हूँ, अब मैं कहा, भाई, हाँ मैं हाँ डिमांड पे आ हाँ, रहा अब हूँ। डिमांड आइए पर आइए। जो इनपुट्स हैं वो कई चीजें हैं। एक तो ओवैसी के लिए जो बातें भाव ने कही, उसमें एक चीज और
ध्यान में रखना होगा इस चर्चा को समझने के लिए। ओवैसी के लिए ये सबसे माकूल मौका है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिस तरह से भारत के राष्ट्रीयता के चेहरे के रूप में ओवैसी को देखा, सबने देखा। ये सबसे मुफीद मौका है जब वो अपोजिशन की राजनीति के मेन स्ट्रीम में आ जाए, क्योंकि वो पोजीशन और अपोजिशन दोनों के लिए अछूत है। पोजीशन उनके जरिए अपना काम सेट कर लेता है, अपोजिशन डर के मारे उनको छू नहीं पाता है, कि डरता है कि अगर ओवैसी को छू लेंगे तो एंटी पोलराइजेशन हो जाएगा, 80-20 हो जाएगा। इसलिए योगी के सामने सबसे मुफीद मौका है। अगर अमित शाह और मोदी जैसे लोग प्रचार में कहते हैं कि ओवैसी आया, देखिए मंगलसूत्र जाएगा और भैंस जाएगी, तो एग्रेसिवली अगर अपोजिशन कूद गया कि भैंस ही खोल दिया वाकई मोदी शाह और इनके इकोसिस्टम पे, तो ये भैंस की सींग देख के भागते फिरेंगे वो, क्योंकि वो राष्ट्रवाद की सींग होगी, इनको दौड़ा लेगी कि राष्ट्रवाद देखो ओवैसी दिखाया था, तुमसे ज्यादा राष्ट्रवादी है। तो एक तो वो नैरेटिव कट रहा है। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक, उत्तर प्रदेश में भी ओवैसी की इच्छा रही है। ओवैसी हो सकता है मजबूरी में ही कभी बीजेपी को लाभ पहुंचाए, ओवैसी की इच्छा रही है कि वो विपक्ष की राजनीति में वो भी मेन स्ट्रीम में रहे। अखिलेश से कई बार उनकी कोशिश रही, लेकिन डर ओवैसी के जो जैसी ब्रांडिंग भाजपा करती रही, वो डर ओवैसी से दूर रखा। बिहार में ओवैसी की एंट्री का फर्क क्या पड़ेगा? जेडीयू से मुसलमान, मुसलमान जेडीयू के पास रहा है, और मैंने आंकड़े पिछले शोज में बताए हैं कि जो मुस्लिम वोटों में डिवीजन है, मुस्लिम मतों में 14% तक वोट जेडीयू को 14-16% बहुत बड़ा होता है। 2% से चुनाव बदल जाता है। वो टोटल मतों का 2% करीब, टोटल मतों का 2% मुस्लिम जाता रहा है जेडीयू के पास, 2.25%। वो अब वक्फ बिल और नीतीश कुमार की स्थिति और नीतीश कुमार का नियंत्रण जो पार्टी का है भाजपा में, वो उस मत को खत्म कर दिया, दूर कर दिया। अब खाली वो नीतीश के पेड़ लोग भले कहे नहीं कि देंगे वहीं पे नीतीश कुमार को ही, नहीं, अब नहीं कोई 75 है, वो खत्म हो गया। ओवैसी का जो प्रेजेंस है सीमांचल में, ओवैसी के पीछे भाऊ, आपने कहा था दक्षिण भारत में ओवैसी के पास संगठन नहीं है ग्रास रूट लेवल पर, तो विश्वसनीय बस वही नेता वही नहीं मिलता। विश्वसनीय नेता, बिल्कुल सही पॉइंट आपने कहा था, इसीलिए मैं कहा यूपी और बिहार का जो देखा है, विश्वसनीय प्रत्याशी नहीं मिलते हैं। लेकिन ओवैसी के पास विश्वसनीय और जुनूनी समर्थक हैं, यूपी में भी हाँ हैं। यूपी में आजमगढ़, पिछली बार बनारस के बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतर के और आजमगढ़ तक गाड़ी से बाई रोड ओवैसी चले गए। क्या कोई उत्तर प्रदेश में आकर के भीड़ जुटाएगा? दूसरी बात, ओवैसी को दक्षिण भारतीय वाली फील लोगों को नहीं आती है, क्योंकि हिंदी हिंदी में इतना कंफर्टेबल आदमी है कि लगता है हमारे बीच का आदमी है। ये सब खूबियां बिहार में, अब बिहार चलते हैं, बिहार में क्या फर्क होगा ओवैसी के आने से? मुस्लिम मतों पोलराइजेशन कंप्लीट, मतलब मुस्लिम मत कहीं नहीं फिर जाएंगे, और ये मत है 18%। 18%। कुछ आंकड़े में देता हूं, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, पटना, भागलपुर, दरभंगा, ये सब जिले ऐसे हैं जो जहां पर मुस्लिम बड़े डोमिनेटिंग स्थिति में है, निर्णायक भूमिका में है। अब सीट सुनिए, सीट कितना फर्क, 243 कुल सीट है, 47 सीटें ऐसी हैं, 47, हाँ 47 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में हैं, निर्णायक भूमिका में। 50% मतलब जो है मत के आसपास, 47 सीट्स, 11 सीट, 11 सीट पर 40% के आसपास मतदाता है, मतलब 40% से 50%। 47 सीट 50% प्लस, और 11 सीट 40 से 50%, मतलब 58, 243 में 58 सीट अगर मुस्लिम डिवीजन नहीं हुआ और चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट में एनआरसी का गुप्त इस्तेमाल नहीं हुआ कि गैर भाजपाई मतदाताओं को वोटर लिस्ट से गायब कर दें, और उत्तर प्रदेश जैसा प्रयोग नहीं हुआ कि असलाह लेकर के इंस्पेक्टर वोट नहीं डालने दे रहा है मुस्लिम इलाकों में, ये देखा है हम लोगों ने। अगर ये नहीं हाँ हुआ, अट्ठावन सीट तो ऐसी है जहां पे भाजपा या एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। 58 सीटें ऐसी हैं 243 में। 122 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 58-60 तो यहीं से आ गई, 60 है तो जीतना है। ये ओवैसी भूमिका है।
12% वोट पिछली बार अभी मुसलमानों का जेडीयू को मिला था, 12% वोट मिला। अब 18 हो गए मुसलमान, 14 हो गए यादव। 18 और 14 32% वोट ये ऐसे एक मुट्ठी में बंधा नजर आता है। और दलित हैं 20%। जिन दलितों में पासवान भी हैं और गैर पासवान तमाम गैर पासवान दलित भी है। बिहार में तमाम पासवान और गैर पासवान ही बोलना पड़ेगा। हाँ, तो पासवान, क्योंकि पासवान ये माना जाता है कि चलो चिराग पासवान के बहाने खींच लाएंगे। तो ये समीकरण, इसमें ओवैसी का आना, हाँ, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने कहा था कि सल्ते क्या रखते हैं, सल्ते अब तक रीजनेबल लग रही हैं। जब अकेले लड़ने का ऐलान किया था, अकेले, तो अकेले 50 सीट का कहा था ओवैसी ने कि 50 पर प्रत्याशी उतारेंगे। 50 सीट पर अकेले लड़ने के लिए तो 243 पे उतार लो, लेकिन 50 बोले थे, तब इसका मतलब अपनी औकात समझ के बोले थे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जो अख्तरुल ईमान हैं, उनका मैंने कुछ जगहों पर उनके बयान और उनसे जो पत्रकारों ने स्थानीय बातचीत किया, वो मैं सुना, समझा, कोशिश किया, तो 20 सीट के आसपास की डिमांड पे हैं, 20 के आसपास। तो ये उनके तरफ से। अब 20 पे भी अगर मिल बैठ के बार्गेनिंग हुई, तो मुझे लगता है 20 मांगने वाला 10-12 पर मान सकता है, 20 मांगने वाला, और उसमें 10-12 ओवैसी को देना घाटे का सौदा नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल हमको घाटे का लगता सौदा है नहीं, लेकिन उसमें हमको लगता है उसमें 100% थोड़ा स्ट्राइक रेट भी आएगा। मुझे लगता है उसमें पेच यही फंसेगा, जो हाँ 12 सीटें या 20 सीटें, फॉर एग्जांपल 20 सीटें जो मांग रहे हैं ओएसी, उन 20 सीटों में वर्तमान विधायक किसके हैं ये देखना होगा। हाँ यदि हाँ वहां कांग्रेस के विधायक होंगे या आरजेडी का विधायक होगा, तो वो अपने जीती हुई सीट को वो क्यों करेंगे। हम्म, हम्म, इनकी 5 सीटें तो इनको मिलनी चाहिए। देखिए 5 पे तो फाइनल है ही, ये मैं मानता हूँ। हम्म, बाकी जगह जहां बीजेपी का विधायक है हम्म, और वोट डिवीजन होने रोकने से यहाँ यदि यूपी इसका इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार आ सकता है, तो हम्म, वहां ओएसी को दे सकते हैं, हम्म, क्योंकि कोई भी पार्टी अपना जीता हुआ विधायक कैसा छोड़ेंगे। हाँ, इसीलिए हमने ओएसी को 5 सीट तो बोली थी, 5 सीट उनकी थी, उनमें से भले ही 4 गए होंगे आरजेडी में, हम्म, लेकिन वो 5 सीटों पे तो क्लेम कर ही सकते हैं। उनके सिंबल पे जीती थी 5 सीट। तो ये निगोशिएशन चलेगा। और मुझे लगता हम्म, है जो उन्होंने कितना मांगा, 40 मांगा ना, 20 मांगा, 20 20 20 रीजनेबल, 20 रीजनेबल है मेरे हिसाब से। ओएसी की जो मार है उसको देखते हुए 20 रीजनेबल। और यदि और 20 सीटें 12-14 भी दे दिया, 12-14 पे हो मैंने गई सेटिंग। मैंने 11-14 पे सेटिंग होगी, तो ये इससे बढ़िया विन विन सिचुएशन किसी के लिए नहीं। ओएसी के हम्म, लिए है कि उनके एमएलए जो है वो डबल हो जाएंगे। हम्म, सरकार बनती है तो मंत्री भी बनेंगे। हम्म, एक तेलंगाना के बाद, मतलब अभी वर्तमान में वहां तेलंगाना में उनके केसीआर के साथ हुआ करती थी सरकार। हम्म, अब वहां तेलंगाना में केसीआर जाने के बाद यहाँ यदि गठबंधन होता है, दूसरी बात, इस गठबंधन का फायदा कांग्रेस को होगा वहां पे हम्म, तेलंगाना में। हम्म, यदि यहाँ इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हैं ओएसी, तो हाँ, ओएसी अपना एक आध मंत्री तेलंगाना में भी मांग सकते हैं। हाँ, 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 केसीआर, हालांकि कांग्रेस की, मतलब देश में जो भ्रष्टतम सरकारें हैं उसमें तेलंगाना की कांग्रेस की सरकार है, इसमें कोई दो मत हाँ, नहीं। लेकिन बिल्कुल। वहां अभी वहां जो विपक्ष है, वो विपक्ष केसीआर वापस आने का चांस कम लग रहा है, हम्म, क्योंकि केसीआर की जो बीआरएस है वो अभी अंदरूनी झगड़ों से इतनी जर्जर हो चुकी है। घर में कविता झगड़ा है वर्सेस पूरा पिता, बिल्कुल। घर में इतने झगड़े हैं कि जो पार्टी को लोगों की समस्याएं उठा के लड़ना चाहिए था, वहां वो जगह बीजेपी शने शने ले रही है। हम्म, और यदि बीजेपी वहां सरकार बना लेती है तो ओएसी की राजनीति खत्म हो जाएगी। हम्म, ऐसे में ओएसी जित केसीआर के साथ वहां थे, वो यदि पार्टी समाप्ति की ओर है, हम्म, तो उन्हें वहां कांग्रेस के हाथ मजबूत करने होंगे ताकि बीजेपी से बचे। हम्म, तो उनके लिए विन विन सिचुएशन है। इंडिया गठबंधन में आने का मतलब तेलंगाना में एक मंत्री बनना, हम्म, 2 राज्यों में सत्ता में आ जाएंगे यदि बिहार में सत्ता में आती है। एक छोटा दल जो हम्म, दक्षिण भारत के
हैदराबाद तक सीमित था, वो यदि 2 राज्यों में अपने मंत्री बनाता है तो इससे ज्यादा और ओवैसी के लिए फ्यूचर में और क्या एक अच्छा रोड मैप हाँ, बनाने के लिए जगह बनती है। और और आगे का रास्ता नेशनल पॉलिटिक्स में एक जो यकीनन, विपक्ष का गठबंधन है यकीनन। उस नेशनल तो पॉलिटिक्स फिर में एक उसके स्पेस बाद, हर अरे राज्य में मैंने थोड़ा बोला, थोड़ा मिले। महाराष्ट्र में यदि आज इंडिया गठबंधन में ओवैसी आते तो संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर की सीट आज इनके पास होती। हाँ, 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 सीट रिपीट करते हो। हाँ। ये ये फर्क आएगा कि पूरे ये फर्क आएगा। उपयोगिता है पॉकेट में, हर 3 पॉकेट पॉकेट। राज्य कम से कम मैं ऐसा देखता हूं, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, जहां आने वाले समय में ओवैसी सत्ता में रहने का सुख भोग सकते हैं हम्म, और पार्टी को और मजबूत कर सकते हैं संगठन की दृष्टि से। क्योंकि जो हम कह रहे हैं कि बिहार में उनके पास कर्मठ सपोर्टर है, लेकिन कार्यकर्ता हम्म, नहीं। जब आप हाँ, सरकार में आते हैं तो कार्यकर्ता की फौज भी तैयार हो जाती है, फिर आपकी संगठन तैयार हो जाते हैं। हम्म। तो ये विन विन सिचुएशन है। लेकिन देखें, अब ऐसा तो है नहीं आशीष जी कि ये बात आप और हम विश्लेषित कर रहे हैं और बीजेपी विश्लेषित नहीं कर रहा होगा। अब ये वीडियो तो बीजेपी वाले भी देखेंगे। वो वो तो ऐसा पता थोड़ी, नहीं कहाँ कहाँ वो कर रहे होंगे ज्ञानी उनके हाथ साथ। हाथ में आई हुई बटेर कौन छोड़ता है। हम्म। तो ये तुरंत दूसरा पेतरा शुरू कर देंगे। ये इतना मतलब इस संभावना पे इतना हवाबाजी वहां पे हल्ला करेंगे बिहार में कि देखिए हिंदू विरोधी एक लोग हो गए, एक हो गए, हिंदू विरोधी एक हो गए। लेकिन उस नरेटिव को तोड़ने का काम बहुत आसान है इंडिया गठबंधन के लिए, यदि बहुत बशर्ते इंडिया गठबंधन तोड़ने का प्रयास करे। बहुत आसान है, प्रॉब्लम बिल्कुल ये। बिल्कुल आसान है। क्योंकि अब लोग बोलेंगे बहुत हो गया रे, बहुत हो गया। हम्म, तुम्हारे लिए वो कभी अच्छा कभी बुरा, सिर्फ हमारे लिए हाँ, बुरा बुरा होता है क्या। हम्म। ये बिल्कुल सही बात है। बहुत जैसा आसान है। जैसा जैसा ममता ने वहां ढस कर दिया, जब हम्म, अमित शाह जी ने कहा कि ममता ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ है, हम्म, तो ममता ने कहा मैं ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ होती तो मेरे भतीजे को थोड़ी भेजती विदेश, हाँ, हाँ, ये बताने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर कितना जायज है। हाँ, तो अमित शाह मुंह पे गिर गए वहां पे, हाँ। उसके तो बाद ये बोले ही नहीं फिर। मुंह पे दिए बिहार में मैं आखिर में इतने जो वहां के जनसभाएं, रैलियां, रोड शो, जो जो वहां से आ रहा है ग्राउंड से, हम भी बहुत बिहार को लेकर के सशंकित थे कि क्या है माहौल, कैसा होगा कुंभ, और कुंभ के बाद डिवीजन गांव गांव तक। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, अब भाजपा को एक ही शख्स बचा सकता है बिहार में। उस शख्स का नाम है ज्ञानेश कुमार। बस बस वही। सिर्फ एक शख्स बचा सकता है। अब यही विपक्ष पर है कि विपक्ष उस शख्स से कैसे खुद को बचा सकती है, कैसे बिहार के जनादेश की रक्षा कर सकती है, कैसे बिहार के मतदाताओं की आकांक्षाओं की नहीं, रक्षा कर सकती है विपक्ष। ये सिर्फ सत्ता में आने की लड़ाई नहीं। हम्म, ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई सत्ता में आने की लड़ाई नहीं है आशीष। हम्म। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लड़ाई लोकतंत्र बचाने की लड़ाई, हाँ, संविधान बचाने की लड़ाई है। इस देश में सामंतवाद हावी न हो, इसके लिए वो दरवाजा बंद करने की लड़ाई है। मनुस्मृति की एंट्री रोकने की लड़ाई है। ये गणेश कुमार नहीं है। उसके पीछे जो चीजें आएगी वो बहुत भयानक होगी। कुछ है खुलासे, कुछ बड़े खुलासे हैं, हम लाएंगे बहुत बड़े खुलासे जो बिहार में, जिसके तरफ मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा गंभीरता से और आक्रामकता से विपक्ष को देखना चाहिए। बहुत गंभीर उनके आंकड़े, उनके तथ्य, ट्रैक रिकॉर्ड पुराना जो चर्चाओं में है, वो सब लेकर के हम आएंगे। और सोमवार, कल है ना सोमवार, सप्ताह का पहला दिन, इसी पर हम खोलेंगे कि क्या खेल असली है चुनाव जीतने का। अच्छा, इसीलिए बिहार में बीजेपी अब इस समय ठंडी है, उससे ज्यादा गर्म बंगाल में है, बिहार में ठंडी है, क्योंकि बिहार में उसको दिख गया है ग्राउंड पर उसके लिए कुछ है नहीं, तो ग्राउंड पर जो काम है वो सौंप दिया गया है किसी और को, और वो कर रहे हैं। 1 लाख स्वयंसेवक, मैं क्लू भी दे देता हूं,
लोग कहते नहीं हम बताएंगे नहीं, कोई दूसरा वीडियो बना लेगा, कोई बना ले, देश बचना चाहिए, लोकतंत्र बचना चाहिए। 1 लाख स्वयंसेवक का हिसाब ज्ञानेश कुमार से हम लेंगे कल। इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।